दो भाग कर दिया, इस तरह से भाग कर दिया। और ये खोखला गोला है, जैसे आप गेंद खेलते हो तो वो खोखला होता है, उसी तरह से ये कांच का खोखला गोला है। इसको काट दिया गया, काटने के बाद में हमारा ये भाग इस तरह से निकल के आया। तो जब इस तरह से भाग ये निकल के आता है तो ये पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश इससे आर पार जा सकता है। तो इसमें करते क्या है हम कि इसके बाहरी भाग पर मरकरी की पॉलिश कर देते हैं, और पॉलिश कर देते हैं कि जिससे प्रकाश पारगमित ना हो सके, उस पार ना जा सके। तो जाहिर सी बात है कि चिकना पृष्ठ इसके सामने होगा। तो जब चिकना पृष्ठ होगा तो इस पर जब आएगी कोई किरण पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह के जो दर्पण बनता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। अव का मतलब धंसा हुआ और ये तल हुआ, अवतल धंसा हुआ तल इसका होता है। इसको हम कॉनकेव कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, सॉरी लेंस नहीं, मिरर, सॉरी मिरर, कॉनकेव मिरर लेंस जो होता है वो आगे हम आपको बताएंगे। कान ये केव का मतलब गुफा, ये गुफा का जैसे आपको दरवाजा नहीं नजर आ रहा है वैसे होगा। अब ऐसे है कि इस तरह से ये हमारा अवतल दर्पण बना। इसमें जो सामने कोई वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु जैसे मान लीजिए ये हमने रखा, ये वस्तु रखी, वस्तु रखने पर ये किसी एक्सिस के ऊपर रखी जाएगी, और वो एक्सिस जहां से होकर गुजरती तो वो ये इसके दर्पण, ये जो दर्पण के जिस भाग पर होती है वो भाग जो होता है द्वारक कहलाता है। और इस द्वारक को हम एम डैश कह सकते हैं, ये हमारा द्वारक होगा। द्वारक का जो मध्य होता है इसको हम पी बोलते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। अगर ये ध्रुव हमारा हो गया तो जो जिस पर वस्तु रखी होती है वो द्वारक से होती हुई निकल के जाती है, ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। चलिए, ये ध्रुव है जो हमारे द्वारक के मध्य बिंदु को दर्शाता है। दर्पण के जिस भाग से होके जाता है, द्वारक के जो मध्य बिंदु से होके जाता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब वस्तु मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली जो किरण होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है, जिस बिंदु से होके जाती है उसको हम फोकस कहते हैं। फोकस की परिभाषा ये है। अब एक आपका ये सी होता है, सी का मतलब वक्रता त्रिज्या, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र से आने वाली जो किरण होती है वो उसी के ऊपर निकल जाती है, अर्थात इसको अभिलंब समझा जा सकता है। ये अभिलंब है, ये यहां से आई और यहीं से लौटी, ये किरण जहां पर ये दोनों मिलते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहां पर हम परिभाषा बता रहे हैं कि दूसरी बात एक और भी कह सकते हैं कि गोले का जो गोला है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो मुख्य जो है वो हमारा कहलाता है सी, वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सी। यानी गोले के मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस तरह से ये देखिए त्रिज्या होगी नहीं, रेडियस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, ये रेडियस होगी। इस तरह से ये रेडियस बन गई। अब इनके जो है आपकी परिभाषा है कंप्लीट। हमने बता दिया ध्रुव क्या चीज होती है, फोकस दूरी क्या चीज होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और इसी के अनुसार अब बिंबों की संख्या की कैसे बिंब बनते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं कि कॉनकेव लेंस में जब वस्तु विभिन्न स्थानों पर रखी जाती है तो उनके कैसे चित्र बनाए बनते हैं उसको हम देखेंगे। चलिए अगला ये बना लेते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण लेते हैं, पहले अवतल दर्पण कंप्लीट कर लेते हैं फिर उत्तर लेंगे। ये
अवतल दर्पण के सबसे पहले ये हम फोकस और वक्रता, ये फोकस और ध्रुव के बीच में लेते हैं। ये फोकस हो गया और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हुई। ये देखिए हमने वस्तु रख दी, ये फोकस है और वो हमारा ध्रुव, उसके बीच में हमने वस्तु रखी। वस्तु रखने के बाद में क्या होगा कि ये वस्तु के पास से एक प्रकाश की किरण निकलेगी और निकलने के बाद में फोकस से होके जाएगी। ये देखिए फोकस से होके निकल गई, फोकस से गई। और एक वक्रता केंद्र से लेंगे, तो वक्रता केंद्र फोकस दूरी का 2 गुना होता है। अभी हम उसको जो है सिद्ध करेंगे। तो यहां से ये किरण यूं दी गई और यहां जाके टकराई, जो पीछे की तरफ अगर जाएगी तो एक दूसरे से मिल नहीं सकती, क्योंकि ये जाती है तो उसी पे जाने के बाद उसी से वापस लौट आती है। सी की अभी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कि प्रॉपर्टी क्या है, तो ये पीछे की तरफ भी बढ़ाई जाएगी। तो ये क्या है, ये डॉटेड लाइन हो गई और डॉटेड लाइन जहां पर मिलती है ये प्रतीत हो रही है, इसलिए यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये होगा आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए दूसरा ले रहे हैं कि अगर वस्तु हम फोकस पे स्थापित कर दें, अभी तो फोकस और थ्रू के बीच में रखी हुई थी, अब हम फोकस पे स्थापित कर देते हैं। चलिए लीजिए वस्तु को हमने फोकस पर स्थापित कर दिया। ये देखिए ये फोकस है और फोकस पे स्थापित कर दिया, ठीक। और ये सी है, सी तथा केंद्र भाई जब ये पूरा करेंगे तो ये उसका केंद्र हो जाएगा। यहां से चली रेखा किरण, और किरण चढ़ने के बाद में ये कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी ली जाएगी तो कहां से आएगी, ये हमारी सी से ली जाएगी। तो ये जाके कहीं अनंत पे मिलती है, जाके ये अनंत पे मिलेगी जाके। तो ये इसमें कैसा बनेगा, इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, क्योंकि इधर ही बन रहा है। वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनता है, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। और क्या है, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने, सामने बनता है। चलिए ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन लेके आते हैं, अगली कंडीशन। अगर हम फिर यही अवतल ले रहे हैं, अवतल दर्पण ले लिए, लेने के बाद में हमने क्या किया कि अभी फोकस पे रखे थे, अब फोकस और सी के बीच में रख रहे हैं, फोकस और सी के बीच में रख दिए, ये देखिए, और ये जाएगी फोकस से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक हमें लेना पड़ेगा, इसको इस तरह से बनाएंगे तो ऐसा है कि हमने बताया पहले भी परिभाषा में कि ये जो वस्तु होती है, वस्तु से जहां पर ये समांतर जाती है वहां से टकराने के बाद जिस बिंदु से जाती है वो फोकस कहलाती है। लेकिन अब दूसरी वाली किरण हम इसके सी से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये यहां पर यही द्वारक काम करेगा। तो द्वारक ये काम करने का मतलब हुआ जाके ये हम परावर्तन के नियम से लेंगे, और परावर्तन के नियम के उपरांत भी ये हम लेके आते हैं। इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बन के तैयार होता है। अब ये किरण दिखाना जरूरी है भाई, किरण दिखाना बहुत जरूरी है। जब तक किरण हम दिखाएंगे नहीं किधर से आई और किधर गई, उसका मतलब कुछ नहीं रह जाता। तो ये हमारी वस्तु हो गई और वस्तु का प्रतिबिंब ये बना। जब हम फोकस और सी के बीच में रखते हैं तब इसके लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। उल्टा तो मैंने लिख ही दिया है। और वास्तविक, वास्तविक वे प्रतिबिंब होते हैं जो वास्तव में हम पर्दे पर ले सकते हैं, और जो पर्दे पर नहीं लिए जा सकते वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। चलिए ये वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बना, और इसके सामने ही इधर ही बनेगा। अब अगली कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या होगी
कि दर्पण के सामने अगर हम यहां सी पर रखते हैं कोई वस्तु, ये एफ है मान लीजिए, ये सी है, सी पर कोई वस्तु रख देते हैं, तो सी पर रखने के बाद में यहां से टकराई और एफ से चली गई, दूसरी यहां से टकराई और टकराने के बाद जिस बिंदु से होके जाती है तो उसी में बन जाता है। तो ये सी पर जब वस्तु रखी जाएगी, यानी वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी गई तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा और उतना ही बड़ा बनता है, यानी वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। यह प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और दर्पण के सामने तो है ही है, दर्पण के सामने होगा, दर्पण के सामने हो गया और वस्तु के बराबर हो गया, और कैसा वास्तविक होगा, कैसा वास्तविक होगा, ठीक है। और कहां पर बनेगा, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर। अब इसकी एक आखिरी कंडीशन आती है, आखिरी कंडीशन को हम इसी पे हम बना रहे हैं। जैसे ये हमारा फिर से ले लिए हम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लेने के बाद में हमने क्या किया कि सी और एफ, सी और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब कोई वस्तु रखी है तो उसके लिए इस तरह से आई किरण, और गिरने के बाद एफ से होके गई और दूसरी किरण सी से होके जाएगी, जो सी पर होके जाएगी, इस तरह से प्रतिबिंब तैयार होगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब वस्तु से जो होता है छोटा होता है, वस्तु से छोटा, यानी वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। कहां बनेगा, सी और जो है एफ और सी पर ही, जो सी है, सी और एफ के बीच में, ये सी है, एफ और सी के बीच में, सी और एफ के बीच, और एफ के बीच बनेगा। कैसा है, वस्तु से छोटा तो है ही है, लेकिन वास्तविक बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। अब ये हमारा जो ये इतनी कंडीशन है, जो कंडीशन आपको बताई गई, ये सारी कंडीशन इस पे फॉलो करती हैं कि कौन प्रतिबिंब कहां पर कैसे किस कंडीशन पे बनेगा, ये है। अब हमारी बात आती है अगली कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां है। भाई अवतल दर्पण तो हम बहुत बना लिए, सब चीज कर लिया, लेकिन अवतल दर्पण भाई इसका प्रयोग तो मालूम होना चाहिए। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है, ये वास्तव में आपने देखा होगा कि टॉर्च वगैरह की जो लाइट होती है, जिसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, उसे आपको जब खोलेंगे तो जहां बल्ब लगा होता है, इस तरह बल्ब लगा होता है, तो उसके यहाँ पे रिफ्लेक्टर होता है, ये चांदी जैसा होता है सर, तो वहां से रिफ्लेक्ट करता है सर बड़ी दूरी तक। डॉक्टरों के पास में आपने देखा हो कि दांत को देखने के लिए वो क्या करते हैं, अंदर की तरफ छोटा सा एक लेंस जो है दर्पण डालते हैं, उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी देते हैं, जिससे उनमें दांतों के अंदर के कीटाणु वगैरह उनको बड़े बड़े नजर आते हैं, इसमें काम करता है। अब ये दर्पण की हम पहचान कैसे करते हैं कि दर्पण कैसे, तो दो प्रकार से पहचान कर सकते हैं, एक तो स्पर्श द्वारा करते हैं कि हम छू के देख सकते हैं, और दूसरा हम प्रतिबिंबों के द्वारा, जो हम पहले बता चुके हैं कि प्रतिबिंब किस कंडीशन पे कैसे बनता है। तो केवल एक कंडीशन को छोड़कर बाकी कंडीशनों में वो उल्टा ही बनते हैं, तो उल्टे बनते हैं, कहीं छोटा बनता है, बड़ा बनता है। और ऐसी कंडीशन जब कभी हो उल्टा बने, सीधा बने, बड़ा बने, तो समझ जाइए कि अवतल दर्पण ही है। और जब बिल्कुल बराबर बने तो वो समतल दर्पण है। और जब कभी एक ही कंडीशन में हो कि केवल छोटा ही छोटा बनता रहे, तो वो उत्तल दर्पण की पहचान है। हाथ से जब देखेंगे तो जो चिकना पृष्ठ होगा ना अवतल में, तो जैसे चिकना पृष्ठ होता है तो उसमें अंदर की तरफ जो होगा ना वो चिकनाई होगी, इस तरह से धंसा हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है अवतल होगा। छू के आप देख सकते हो, आंख बंद करके छू लो, अंदर की तरफ आपको चिकना लगेगा। और अगर आप अवतल की तरफ होगा तो वो क्या होगा कि उस तरफ से उभरा हुआ चिकना पृष्ठ होगा, पिछली तरफ खुरदरा होगा। और समतल में कैसा होगा, वो बिल्कुल प्लेन में होगा। इस तरह से इनकी ये कंडीशन है। अब चलिए हम अवतल दर्पण की सी और एफ के बारे में बताते हैं। सी क्या है, वक्रता त्रिज्या।